अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भाई आज से कुछ साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं एक ऐसे डिनर पे जाऊं जिसका नाम था डिनर इन द डार्क। मतलब आप कहेंगे भाई बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग होती है, वो कहते हैं भाई मध्या कैसी बातें करी हो, हमारा डिनर इधर डार्क तो रोज़ की बात है। लेकिन वो जो डिनर था ना, उसका एक पर्पज़ था। जब मैं और मेरे हस्बैंड उस डिनर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने जैसे हम एंटर हुए हमारी आंखों पे एक पट्टी बांध दी और उन्होंने कहा कि अब आप जो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे वो इन्हीं आंखों की पट्टी के साथ एक्सपीरियंस करेंगे। कोई हमारा हाथ पकड़ के अंदर लेके गया। मैं लिटरली ऐसा हुआ कि जैसे घबराहट से मेरी शुरू होगी क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा था और सिर्फ अंधेरा था। फिर एक टेबल पे बैठे और टेबल पे फिर हमें बताया गया कि ये आपके सामने प्लेट पड़ी है, प्लेट पे आपकी बिरयानी पड़ी है, एक साइड पे आपका कांटा पड़ा है, एक साइड पे आपकी चम्मच पड़ी है, पानी का गिलास थोड़ा सा फासले पे तो आप देख लीजिएगा, और साथ में एक प्लेट में गाजर का हलवा भी पड़ा हुआ है। तो आपके लिए खाने की तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सब चीज़ें मौजूद थी, लेकिन क्या मौजूद नहीं था, वो बिनाई जिससे मैं देख पाती। यकीन माने मैंने वो खाना लिटरली एक घबराहट के साथ खाया क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मैं बार बार अपने हाथ से देखती थी कि अच्छा अब कांटा में कि गलत नहीं तो कुछ चीज़ गिर ना जाए, मेरे कपड़ों पे गिर रहा है। और उस खाने का मकसद भी ये था क्योंकि वो पाकिस्तान में जो ब्लाइंड लोग हैं उनकी तरफ से वो एक डिनर होस्ट किया गया था ताकि पता चल सके कि ये तो एक छोटी सी चीज़ है ना, दिन का एक छोटा सा काम है जो आपने खाना खाने की, वो भी कितना बड़ा टास्क है और वो लोग कितनी बखूबी वो काम सर अंजाम देते हैं। सो ये तो एक चीज़ होगी जिससे मुझे हुआ कि अल्लाह मियाँ तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने हमें आँखें दी। वो बुज़ुर्ग कहते थे ना कि भाई अक्खा हज़ार नेमत नहीं है, आँखें बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि जस्ट इमेजिन आपके आसपास अल्लाह पाक की बेइंतहा खूबसूरत कुदरत, ये बनाए गए कहकशां, ये आसमान, ये ज़मीन, ये चरिंद, ये परिंद, ये पौधे, ये दरख्त, अल्लाह पाक की नेचर की तमाम तर खूबसूरती, ये हम इंजॉय ना कर पाते अगर अल्लाह पाक ने हमें ये दो आँखें ना दी होती। तो ये जो आँखों की नेमत है ना, बहुत बड़ी नेमत है। कभी कभी मैं अल्लाह पाक की कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देखती हूँ तो मैं उस चीज़ से पहले अपनी आँखों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक शुक्रिया आपका, आपने मुझे आँखें दी, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ तेरी कुदरत कितनी हसीन है। और आज का जो शो है ना, ये अल्लाह पाक की इसी बड़ी नेमत के हवाले से है कि हमने अपनी इस नेमत का ख्याल कैसे करना है। आज हम आँखों की हेल्थ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि आँखों को लेके भी बहुत डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं वो अब सामने आने लग गई हैं। बचपन में एक ही चीज़ बताई जाती थी आंखों की केयर के वाले से, वो ये कि बेटा टीवी ज़रा दूर से देखो, शाबाश 10 फुट का फासला होना चाहिए। बहुत डांट पड़ती थी। अगर टेलीविज़न यहाँ ज़रा सा करीब होके बच्चे देखते ना कार्टून ज़रा शौक से, फ़ौरन नहीं, फ़ौरन पीछे जाओ, फ़ौरन पीछे जाओ। लेकिन उस वक्त एक टीवी था, अब आपके पास हर वक्त का एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास टीवी तो है ही, आपके पास आपका आईपैड है। छोटे छोटे बच्चे भाई वो फ़ोन पे लगे हुए हैं, वो आईपैड पे लगे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, आजकल मेकअप की क्वालिटी भी ऐसी आ गई है, हम लेंसेज भी लगा रहे हैं। हमारी जो आबो हवा है भाई, ये पहली जैसी आबो हवा नहीं रही, ये भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है। आजकल हम आंखों के ऐसे मर्ज़ के हवाले से सुन रहे हैं, हम कह रहे भाई ये तुमने कभी सुना ही नहीं था। तो ऐसे कौन कौन से अमराज हैं और हमें इनसे डील कैसे करना है, ख्याल कैसे रखना है, बड़ों को कैसे ख्याल रखना है, छोटों को कैसे ख्याल रखना है, इन तमाम सी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी यहाँ पर मौजूद है, उनको बुलाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है जनाब अयाज खान, सब इनको जानते हैं, हमारे बहुत ही प्यारे हैं। और साथ में ये जहाँ लोगों की आंखों का तारा है, वहीं लोगों की आंखों को ठीक करने का काम भी करते हैं। इनके अपने ये बिजनेस ओनर है जनाब इमेज ऑप्टिक्स के। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुनीरा शाकिर, प्रोफेसर कंसल्टेंट इन LNH कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव पीडियाट्रिक ऑप्थेमोलॉजिस्ट। हमारे साथ डॉक्टर मरियम शमीम काशिफ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैरिश मोमिन जो कि कंसल्टेंट इन आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल न्यूरो ऑप्थेमोलॉजी हैं। और थोड़ी देर बाद हमें डॉक्टर अरीज भी ज्वाइन करेंगे क्योंकि खुराक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आंखों की सेहत के लिए। आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहबा एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी ब्यूटी का, अपने कलर का, अपने वेट का बड़ा ख्याल करते हैं, लेकिन एक चीज़ इसका ख्याल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आँखें, कि जिससे हम अपनी खूबसूरती में निखार भी पैदा कर सकते हैं और अगलों की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। उसका हम वैसे ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों और क्या रूटीन होनी चाहिए इसकी? देखिए, आपने सबसे पहले जो एक बात की थी कि आप डिनर पे गई और वहाँ पे जब आपकी आइज़, मतलब आप कुछ नहीं देख सकती थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो ज़रूर सबसे पहले तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का, क्योंकि हमारे पास कितने पेशेंट्स आते हैं जिनकी
पैदाइश से आंख बनी ही नहीं है। मतलब वो कैसे किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन अल्लाह मतलब हमें अल्लाह की इस नेमत का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात, हमें आंखों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे अभी आपने बताया कि धूल मट्टी है, एलर्जी हो जाती है। अब ये एलर्जी हर साल भी आती है और कभी कभार बच्चों में जो पहाड़ी इलाके से हमारे पास कोयटा से और इधर उधर से बलूचिस्तान से मरीज आते हैं, उनकी आंखों में बड़ी एलर्जी होती है। अब वो एलर्जी के लिए कभी कभार स्टीरॉयड के कतरे इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो अक्सर आप देखते हैं कि जी हमने रोज़ वाटर या इस तरह का इस्तेमाल कर लिया, शहद लगा लें, पता नहीं ऐसे भी मैंने एक बार सुना था जी, रोज़ वाटर कर लिया या हमने इस तरह की, उसमें अक्सर स्टीरॉइड्स होते हैं, उससे इनकी आंखों में काला पानी आ सकता है, उनकी आंखें ज़ाया हो सकती हैं। तो हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर घर में कोई चीज़ हमने ऊपर रखी है, जैसे कुछ लोग तेज़ाब ऊपर रख देते हैं, तो ये भी हमारे पास इंजरी आई है कि उठाया और वो आंख में गिर गया। ओह माय गॉड। तो इस तरह की चीज़ें, इसी तरह आप अगर कुछ ठोक रहे हैं तो गॉगल्स पहन के, आप ये ना करें कि ऐसे ही आपने ठोकना शुरू कर दिया और आपने कोई गॉगल्स नहीं पहने। इसी तरह मुख्तलिफ, आपने जैसे कॉन्टैक्ट लेंस की बात की, उस पर हम डिटेल बात कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस, मेरे पास तो एक पेशेंट ऐसी आई कि शादी में कॉन्टैक्ट लेंस कजन्स ने एक्सचेंज किया, शादी में एक ने पहना, फिर वलीमे में एक ने। ओह माय गॉड। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ आती हैं कि अगर बात करने लग जाए तो पूरा दिन गुजर जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात हम करेंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि बहुत गलत ममनुआ किस्म की प्रैक्टिस है कि जी मेरी कज़न के ग्रीन लेंस बड़े अच्छे लग रहे थे, अगले दिन मैंने पहन लिए, उसकी भी आंखें ख़राब और आपकी भी ख़राब होगी। अच्छा, आपने यासब, आपने वैसे लोगों को ऐसी क्या गलती करते हुए देखा हुआ है कि वो जो उनकी आंखों की सेहत के लिए बहुत बुरी है? देखिए, ये जो एक पहली कॉन्टेक्ट लेंस की बात मैं इसलिए करूँगा कि ये कॉमन सेंस भी है। बहुत सी चीज़ें, हम कपड़े तो बदल सकते हैं, आप दूसरों के जूते पहन सकते हैं, लेकिन आप अपनी आँखों के लिए इतना बड़ा रिस्क है। फिर ये है कि आईज देखें, आई मेजरमेंट्स में 1-2 होती है, यानी कि BC बेस कर्व और डाया होता है। वो भी एक वजह है। जब हम किसी को ट्रायल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मोस्टली कौन सा साइज़ है, वो तो एक चीज़ है। फिर आपका कॉम्प्लेक्शन है, मगर वो कह रहे हैं नहीं, मेरा वो फला सूट जो है उस पर वो ग्रे वाले लेंस आएंगे तो मैं नागिन नहीं बनूंगी, और हाँ संडे है और बाद में मैं हमेशा के लिए नागिन बन जाऊंगी। तो वो लेंस का दूसरे का पहनना, ये तो खैर बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं ना कि डिसइंफेक्ट कर लिया, वॉश कर लिया, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक तो इसकी वेयरिंग, जो इसकी वेयरिंग है ना, उसकी जो कुछ लोग, जैसे अगर हम 6 आवर्स हम मैक्सिमम कहते हैं कि आप अगर पार्टी वेयर के डेली वेयर भी लेंस हैं तो उसको आप ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ ना करें, यानी कि इसको कॉस्मेटिक लेंस कहते हैं। अब कॉस्मेटिक लेंस में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसका जो यूज़र है ना, जो यूज़र है, इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अगर कोई करता है तो इन्फेक्शन के डॉक्टर साहब को तो हाइजीनिकली इतनी बुरी चीज़ है। और फिर डॉक्टर साहब के पास कितने के, आप सबके पास कितने पेशेंट्स ऐसे आते होंगे जिनकी वजह ही सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस होती है। अच्छा, ऐसे मुझे बताएं, वैसे जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनमें मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जो साल एक ही कॉन्टैक्ट लेंसेज को उसको डिसइंफेक्ट करके, वो कहते हैं हमने जैसे मेडिसिन डाली थी, हमने इसको वॉश कर लिया, वो इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी एज क्या होती है मैक्सिमम? अगर मैं समझता हूँ कितने ही कोई कहते हैं ना कि ये इतने साल चलेगा। अब ये तो हाँ, क्राइम हमारे यहाँ सबसे बड़ा हो रहा है। दुनिया में मैक्सिमम डिस्पोजेबल लेंस होते हैं। जी बिल्कुल। यूज़ कर रहे थे, इतने अरसे के बाद फिनिश, डिस्कार्ड करना है। हमारे यहाँ तो उसको वॉश करते रहते, पहनते रहते। मेरी अम्मी ने पहने थे, अब उसी नज़र से तुम भी मुझे देखो, दुनिया को देखो। नहीं बिल्कुल, आप ये आंखें हमारे पास इतनी कीमती चीज़ हैं। ये जो डॉक्टर साहब ने भी कहा था ना, डेवलप नहीं होती है आइज़, ये फैक्ट है। जो प्रीमेच्योर जो भी केसेस आते हैं या क्लोज विजन्स के हमारे पास केसेस आते हैं, डॉक्टर साहब तो खैर बहुत से पेशेंट मेरे पास रिकमेंड जब करती हैं तो मैं, और वो उसमें ये लाइन एक लिख देती है कि आपको नहीं अलाउड है फला चीज़। कहते डॉक्टर साहब उन्होंने तो लिखा है, आप बताएं ना। मैंने कहा हमें भी नहीं बेचना, क्योंकि हमारे पास भी आप आ जाएंगे। मैंने कहा अपनी शोबिस की वजह से मैं वैसे भी, क्योंकि एक अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा नाम है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप उनको पास चले जाएं, पहले स्लिट लैंप पे चेक करवा लें, अपने आई का स्टेटस देखिए, फिर आप डायबिटिक तो नहीं है। अगर आपको साइड इफेक्ट्स, कोई भी साइड इफेक्ट जो हैं वो आपकी आंख पे कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से वो अजाब बन सकते हैं, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। जो बिल्कुल है, बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन साथ में जो बात करें कि वो बच्चे जब पैदा होते हैं जिनकी ऑलरेडी जो वो डेवलप्ड ही नहीं होते हैं, वो उसकी क्या रीज़न होती है? क्या वो माँ की खुराक के अंदर कोई ऐसी कमी होती है या फिर वैसी कोई ऊपर से जीनियाती कोई प्रॉब्लम आ रही होती है? वो क्या है?
देखिए, जो डेवलप नहीं होती हैं आँखें, उसमें डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं, जिसमें ये भी हो सकता है, जो काफ़ी कॉमन है, वो जो माँ होती है, एक तो खुराक की कमी जैसे आपने कहा, जिसमें डिफरेंट वाइटामिन हैं, उनकी कमी हो सकती है, और दूसरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो इन्फेक्शंस एक बहुत बड़ी कॉमन कॉज है इसकी, जिसमें बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि माँ को होते हैं, जो बच्चे को ट्रांसमिट हो सकते हैं, और उसकी वजह से आई की डेवलपमेंट नहीं होती है। ओके ओके। और वो कैसी कौन सी प्रॉब्लम्स इन्फेक्शंस होती हैं? जैसे उसमें कुछ वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, रुबेला एक बड़ी कॉमन है, इसी तरह वायरसेस हैं, जिसकी वजह से वो बेसिकली वो माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होके और बच्चे की ओवरऑल जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर मुतासर करते हैं, जिसमें फिर आई भी इन्वॉल्व होती है। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, एक चीज़ ना, मैं अम्मी मुझे बताती थी कि जब पहले बच्चे जब पैदा होते थे तो बच्चे हफ्ते हफ्ते आंखें नहीं खोलते थे। अब जो बच्चे जब पैदा होते हैं उसी दिन आंखें, मैं अपने बच्चे को भी बात में करूँ, जब मेरा बच्चा जिस दिन पैदा हुआ था तो वो भी ना आंखें खोल के दीवार को देख रहा था। तो आजकल के बच्चे तो बड़े पक्के बच्चे पैदा हो रहे हैं आंखें खोल के, मतलब एक टाइम के बाद जो कहते हैं इनको आंखें खोलनी चाहिए, इन्होंने पहले दुनिया को देखने की कोशिश करना शुरू कर दी है। फिर मैंने सुना था जी बच्चे का जो विजन है वो कुछ माह के बाद क्लियर होता है, बच्चा वरना सेंस माँ की खुशबू को सेंस करता है, लेकिन ये बच्चे तो आजकल के बच्चे से लगता है महीनों में इनको नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये बताए फिर इनका मतलब है कि ये तो ज़रा जल्दी एक्सपोज हो गई इनकी आंखें, तो इन छोटे बच्चों को कैसे ख्याल करना चाहिए? नहीं, वो बच्चों की आंख कुदरती तौर पे उसी तरह डेवलप होती है, जैसे जैसे उसमें लाइट जा रही होती है वैसे वैसे वो डेवलप हो रही होती है। अच्छा, तो दैट इज गुड कि बच्चे के जो है बच्चे ने आगे खोल के देख रहे आपको, अच्छा तुम्हारे घर आया हूँ मैं। बिल्कुल। इसी तरह जैसे प्री मेच्योर इन्फेंट्स की बात हुई थी, प्री मेच्योर के अंदर एक ऐसे बीमारी होती है, जैसे प्री मेच्योर जब वो पैदा होते हैं तो उनको ऑक्सीजन में रखा जाता है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जो आँख की वेसल्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनका रेटिना मुतासर होता है, एंड वो जो है वो फिर जो वेसल्स बहुत ज़्यादा रेटिना में बन जाती हैं, वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होती हैं, वो ब्लीड करती हैं, वो रेटिना को अपनी जगह से उखाड़ सकती हैं, दैट इज़ रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, अगर प्रीमेच्योर बर्थ हो या फिर वैसे बच्चे, इनके लिए बहुत ज़्यादा लाइट इज़ नॉट दैट गुड। उनके लिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा प्री मेच्योर होता है या लो बर्थ वेट होता है, उनके लिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे हर हॉस्पिटल में नहीं की जाती है अनफॉर्चुनेटली। ये गोल्डन मिनट जिसको कहते हैं, जी, बच्चे पैदा होते साथ ही, जी, तो वो स्पेशली प्री मेच्योर बच्चों के लिए वो स्क्रीनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे बात बताइए डॉक्टर साहब, लोग देखिए पहले ज़माने में चीज़ें खालिश होती थी, मैं जैसे सुरमे की बात करना चाह रही हूँ, वो लोग खूब सुरमा घर में खुद पीसा भी करते थे, लगाते थे, वो कहते थे सुरमा आंखों को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा है। अब तो इस क्वालिटी का सुरमा अवेलेबल नहीं है, और हम वही सुरमा जस्ट बिकॉज, एक तो लोगों को लगता है कि जी सुरमा लगाने से आंखें बड़ी हो जाती हैं, मेरी आंखों में बड़े लगाने, मेरी अम्मी की खाला आती थी, वो जब आती थी मैं छुप जाती थी, उनको कहती थी इसी बच्ची की आंखें छोटी, सुरमा लगाना। हमें इतनी चिढ़ थी, हमें से किसी ने सुरमा नहीं लगाया। ये सुरमा बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि सही है, और आजकल के दौर में वो सुरमा आ रहा है जो पहले ज़माने में बच्चों को सुरमा लगा दिया करते थे? बिल्कुल। सो आई वुड से कि बहुत अच्छा आइडेंटिफाई आपने किया है। पहले ज़माने में बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था, वो जो क्वालिटी सुरमे की होती है वो अब इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। दूसरा ये कि जब ये लगाया जाता है तो ये ग्रे लाइन पे आंखों की लगाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड जो है उनकी ओपनिंग होती है, वो वहाँ से एक टेयर फिल्म बनती है जो कि उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखती है। जब इतने छोटे बच्चों के अंदर ये चीज़ें लगा दी जाती है, उसके पार्टिकल्स आंख की फ्रंट लेयर पे तैर रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है पेशेंट्स को जो कि स्लिट लैम्प पे जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो वो उनकी आंखों के अंदर ये पार्टिकल्स, वो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने एक दिन रात में जो है वो अच्छे से धो दिया था, सब कुछ कर दिया था, सुबह में आके देखते हैं तो उनकी आंखों के अंदर वही पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं। तो आई थिंक इसकी एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, दूसरी बात जो आप लगा रहे हैं दैट्स देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। फिर आप बच्चे की बात करें तो फिर हाउ विल यू वॉश इट, उसको आप कैसे क्लीन करेंगे, उसको आप कैसे साफ रखेंगे? तो आई थिंक दैट्स टोटली नॉट रिकमेंडेड फॉर माय। तो सुरमा, तो फिर आप बच्चे, छोटे बच्चों के लिए वैसे आप आई की केयर के लिए आप लोग क्या रिकमेंड करते हैं, क्या करना चाहिए? बच्चों की नॉर्मली हमें आंखों की कोई पर्टिकुलर कोई ड्रॉप्स या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका अपने नॉर्मली क्लीन करना होता है, जैसे आप फेस क्लीन करते हैं वैसे आई लैशेस को क्लीन करें। जो एक कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में होता है वो ये होता है कि उनकी टेयर डक्ट जो होती है वो डेवलप हो रही होती है, तो दैट टेक्स अ टाइम, वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6 to 12 मंथ्स के अंदर वो डेवलप हो जाती है। कभी कभार वो थोड़ी सी नैरो होती है तो उसकी वजह से उनको आंखों में कचरा आना शुरू हो जाता है, पानी आता है अक्सर। और कभी कभी बच्चों की आंखें वो जुड़ जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे जो डिस्चार्ज होता है वो सारा आई लैश को मैट कर रहा होता है। तो बेसिकली उसमें ये करना होता है कि आपने थोड़ा सा डक्ट को मसाज करना होता है, वो उसका तरीका हम बताते हैं कि कैसे करना होता है, तो उससे जो है वो टेयर डक्ट खुल भी जाती है। मोस्टली पेशेंट्स जो है वो बाय द एज ऑफ 12 मंथ्स, उससे पहले तक वो उनकी टेयर डक्ट इज पेटेंट एंड दे कैन डू इट, एंड दिस इज वेरी कॉमनली सीन।
बट अदरवाइज नॉट फ्रीक्वेंटली हमें बच्चों की आंखों के मसले तो यानी कि आजकल के इस टाइम में आप लोग सुरमा जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे ना? सुरमे में अक्सर लेड होता है और लेड बच्चों की आंखों के लिए बड़ा ख़राब होता है। तो हम ये कह देखिए, जो बच्चियां आती हैं उनकी तो मैं मदर से कहती हूँ, कुछ लोग नहीं मानते। उसका तरीका ये कि जैसे अच्छा, जो नहीं मानते उनके लिए तरीका बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक आ गई, ठीक है ना? एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये जो अपने बच्चों की आंखों में सुरमा लगा देते हैं, क्या ये लगाना चाहिए या नहीं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अरीज ने भी, डाइटिशियन भी हैं और आपकी खुराक के थ्रू ये आपकी नज़र को ठीक करना भी जानती हैं, आपके वज़न को भी ठीक करना जानती है और आपके स्किन को भी ठीक करना जानती है। अरीज, आपको शो में हम कहते हैं खुश आमदेद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी जी, जो सुरमा हम अपनी आंखों में लगाते हैं, जो काजल अपनी आंखों में लगाते हैं, और ये कभी कभी जो एक्सपायर्ड मेकअप प्रोडक्ट्स हम अपनी आंखों में, लाइनर, इनफैक्ट किसी और का लाइनर अगर आप अपनी आंखों में लगाएंगे, किसी और का मस्कारा आप लगाएंगे तो उससे क्या कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मूड लाइट करूँ। या सब कोई आंखों पे कोई शेर हो तो वो तो सुनाए ना, क्योंकि शायर की तो सारी शायरी ही आंखों पे होती है। वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें, वो आंखों आंखों में करते हैं इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर नहीं होती। क्या बात है, लेकिन सोचे इसलिए आंखों का अच्छा ना कितना जरूरी है। ये शेर भी है, मैसेज भी है। ये मैसेज भी है। ये दोस्त भी, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो भी समझ गई हैं कि आप किसी गैदरिंग में जाते हैं तो दोस्त आंखों ही आंखों में एक दूसरे को, हम लोग भी कहते हैं आंखों आंखों में बातें समझा देते हैं ना। ये आंखों की चुगली भी जो है ना ये बड़ी एंटरटेनिंग होती है। अच्छा, वही अगर आंखों की चुगली नहीं हो सकेगी, अगर आप आंखों का ख्याल नहीं करेंगे, तो जो सुरमा, डॉक्टर साहिबा आप सुरमा के बारे में बता रही थी, सुरमे के वाले से। कि एक तो मैं ये बता रही थी कि हम बच्चों में तो कह सकते हैं कि अगर बहुत ही ज़रूरी लगाना है तो आप बच्चों को लगाना क्यों, पहले मुझे लगाना, वो असल में कुछ जगह पे ये कि उससे आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। हालांकि जो आप मेकअप आर्टिस्ट से पूछें तो अगर आप लो लाइन पे लगाते हैं, अपनी ग्रे लाइन पे, तो उससे आंखें छोटी लगती हैं। तो लड़कियों को तो हम कह देते हैं कि भाई लाइनर लगा लो और किसी अच्छी कंपनी का लगा लो, ये ना हो कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो या ये ना हो कि बहुत ख़राब हो, आप लाइनर ऊपर लगा लो। मैं खुद लाइनर लगाती हूँ ताकि मैं बता सकूँ देखो ऐसे लगा लो। अब बच्चों के मामले में पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि कहें कि ना, अगर फिर भी नहीं समझ रहे, अब ये होता है ना कि घर में नहीं दादी इनकी कहती हैं कि लगा ले, नानी कहती हैं, तो फिर अक्सर मतलब माएँ कुछ नहीं कर सकती। तो उस सिलसिले में अगर फिर भी करना है तो आप जी घर पे बना लें। इससे बेहतर मतलब और कोई हल नहीं है कि हम काउंसिल कर सकें। और प्यार प्यार से बताना होता है कि भी आपका बच्चा तो वैसे ही खूबसूरत है, या आप खुद इतनी खूबसूरत है। हर इंसान को अल्लाह ने खूबसूरती दी होती, बेशक बेशक, उसमें एक आपको पता होना चाहिए कि खूबसूरती आपकी नजर में होनी चाहिए। फिर वो बात फिर आंखों पे आ गई। शेक्सपियर वाली आपने बात करती, हाँ, और वो आप वन, हाँ, इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे पता है खुराक में ऐसी अरीज क्या चीज़ है कि जो हमें अपनी आंखों की केयर के लिए लेनी चाहिए? जैसे बच्चों में गाजरें सॉफ्ट अम्मियाँ खिलाती थी ना भुनी हुई, कि बच्चों की आंखें सही रहें। देखो, हम आई हेल्थ के लिए अगर हम बात करें, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी कभी भी बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती है कि हमारी नर्व्स अच्छी वर्क करें, हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो, आइज़ में ड्राई आइज़ का इशू ना हो, आपका रेटिना अच्छा हो, लेंस भी अच्छा हो, कॉर्निया भी, सारी चीज़ें किस तरीके से। तो न्यूट्रिशन तो ज़रूरी है उसके लिए। तो हम उसी तरीके से डिवाइड भी करते हैं कि पेशेंट की इन हेल्थ को कंसर्न जो आपकी है उसको किस तरह के, अगर आपका रेटिना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हम विटामिन ए की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपकी नर्व्स अच्छी हो तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, स्पेशली B6 है या B1 है। तो ड्राई आइज़ हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, उसमें हमें विटामिन ई की सोर्सेज अच्छी चाहिए। फिर एक न्यूट्रिएंट होता है ल्यूटिन जिसे कहते हैं, वो बहुत आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो पता चलता है लेटर एज में, जब कैटरेक्ट स्टार्ट होने लगता है तब कोई डॉक्टर एडवाइस कर देगा कि आप ये भी स्टार्ट कर दें। अदरवाइज हम लोग सप्लीमेंट्स में नहीं इसको सर्च करते। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जिंक विटामिन ए को हमारे लिवर से आई तक लेकर जाता है ताकि वो एक्टिव फॉर्म में यूटिलाइज होना शुरू हो। तो हम लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती। तो जिस चीज़ में ये चीज़, अगर अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त निज़ाम रखा हुआ है कि अगर हम कोई भी एक सब्जी उठाएंगे ना तो हमें उसके अंदर मल्टीपल मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स मिलेंगे। कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी। ये नहीं होगा कि आपने एक अगर खाई सब्जी तो उसमें से सिर्फ विटामिन ए मिलेगा, उसके साथ आपको विटामिन सी भी मिलेगा जो एंटीऑक्सीडेंट तो है ही और हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर बात है, अगर हमारा प्रोटीन बिल्डअप के लिए विटामिन सी ज़रूरी होता है, वो नहीं होगा तो क्या करेंगे। लेकिन नरीज, आपने कितनी अच्छी बात की कि भाई अगर हम अपनी बॉडी में फ़र्ज़ करें एक लेटर डाले जा रहे हैं और जब तक हमने पोस्टमैन ही हायर नहीं किया हुआ
कि वो जाके उससे जो कि जिंक है, तो फिर तो उसका फायदा ही कोई नहीं जिंक होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक के लिए तो मैं कहती हूँ एक शो पूरा एक अलग से भी होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें 2 घंटे शो भी कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट जब हम चीज़ें लेते हैं ना तो उसको वही बात है, चैनल करने के लिए जिंक बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वर्क करता है। हाँ, वो तो कैरियर है भाई वो। तो बहुत सारी चीज़ों पे करता है, लेकिन वही फिर अगेन आप जब आई हेल्थ की बात करते हो उसमें हम लोगों के जो मेन कंपोनेंट्स हैं ना वो तो मैंने आपको बताया, तो वो आप डाइट के थ्रू कर सकते हैं। और उसमें सिंपल चीज़ है कि आपने अपनी बैलेंस डाइट लेनी है। हाँ। हर एक को मैं ये कहती हूँ बैलेंस डाइट ले। ड्राई आइज का बहुत इशू हो जाता है बच्चियों में, हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती, फीमेल्स में स्पेशली जब मेनोपॉज की तरफ जाना शुरू करते हैं, एस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप करते हैं तो ड्राइनेस ओवरऑल शुरू हो जाती है। उसमें बहुत हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें इचिंग बहुत हो रही है, खारिश बहुत हो रही है। ऑल्सो जब आप बहुत ही कोई एक्सट्रीम डाइट भी कर लें ना, तो उससे भी आपकी आई का देखने की एकदम से आपके विजन की जो है वो प्रॉब्लम उसकी शुरू हो जाती है। रीजन क्या, Blur vision। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्लरिंग स्टार्ट हो जाती है। ओह यस। मुझे वैसे डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जो टर्म है न्यूरो-ऑफ्थेमोलॉजी, ये बड़ी एक डिफरेंट टर्म है, इससे क्या मुराद है? सो बेसिकली ये जो है एक आई वुड से सब स्पेशलिटी है, इतनी बड़ी जो ऑफ्थेमोलॉजी है जो वैसे लगता है कि बड़ी छोटी सी है, बट इट हैज़ वन ऑफ दिस इम्पॉर्टेंट सब स्पेशलिटी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तक ये इतनी डेवलप नहीं हो सकी है, नहीं हुई है। उसकी वजह मुझे ये लगती है कि बिकॉज़ ये फील्ड ऐसी है जिसमें हर इट्स मल्टी डिसिप्लिनरी, इसमें आपने बहुत सारी टीम को एक साथ लेके चलना होता है। तो इसमें आपके साथ न्यूरोलॉजी भी आती है, न्यूरोसर्जरी भी आती है और ऑन्कोलॉजी भी आती सबसे है। करीब अगर देखा जाए तो यही है, दिमाग ही है, बिल्कुल साया बैठा हुआ है। सो बेसिकली न्यूरो-ऑफ्थेमोलॉजी है क्या? ये आँख और दिमाग का जो कनेक्शन है, उसकी जितनी पैथोलॉजीज, उसकी जितनी बीमारियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करने वाली फील्ड है। इसमें मेजर काम इमेजिंग का होता है, MRI स्कैन, OCT स्कैन जो हमारे पास होते हैं। और चूंकि हमें जो आँख का पिछला हिस्सा है वो तो नज़र ही नहीं आता, दैट गोज़ इनटू द ब्रेन तक वो जाता है और वहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स होते हैं वहाँ तक वो कनेक्शंस जा रहे होते हैं। तो उस पाथवे के अंदर जब बीमारी होती है, लोग आँख तो देख लेते हैं, वो कहते हैं कि आँख तो ठीक है, लेकिन वो जो पैथोलॉजी पीछे की तरफ है उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये जो न्यूरो-ऑफ्थेमोलॉजी है वो यही फील्ड है कि आँख के पिछले हिस्से में क्या चल रहा है वो पता करें। नर्व डैमेज भी हो जाए तो एग्जैक्टली। सो अब उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत वेरिएबल है। कुछ आते हैं बताते हैं कि सिर्फ हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है। जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है पता चलता है MRI स्कैन पे देयर इज अ बिग ट्यूमर जो कि आपकी आँख की रग को कंप्रेस किए हुए था और उनको नज़र भी आना बंद हो जाता है, सर भी दर्द हो रहा होता है, आँख का प्रेशर भी बढ़ रहा होता है, सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है। तो सिर्फ एक ट्यूमर ही नहीं है, इसके अलावा आपकी रग जो है माय वो फादर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे फादर को ब्रेन हैमरेज हुआ था और उसके बाद से उनको कभी आई साइट का इशू नहीं था, लेकिन उसके बाद से उनको आई साइट का इशू होना शुरू हुआ कि फिर वो पढ़ने के लिए रीडिंग क्लासेस लगा लेते थे। अच्छा ये तो चले हुए ना कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई होगी जब कोई चीज़। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा किसी टेंशन की वजह से भी, और लोग कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कभी आप पे कोई ऐसा स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि लिटरली आप नहीं देख पाते, तो क्या ये भी फिर इसी के अंडर आ जाता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस में? सो इसमें ये होता है कि हमें पहले रूल आउट करना होता है कि क्या आँख की स्ट्रक्चर्स ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। कभी कभार स्ट्रेस इंड्यूस रेटिना की डिजीजेज आ जाती हैं, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी इसको हम कहते हैं। अगर वो नहीं है या इस तरह की कोई एसोसिएटेड आँख में कोई कंडीशन नहीं है तो दैट इज़ समथिंग जो कि हमने रूल आउट कर लिया। अब दूसरा होता है कि भाई अगर नज़र नहीं आ रहा तो क्या पीछे नर्व में कोई डैमेज तो नहीं है। यू डू वन स्कैन एंड यू फाइंड आउट कि उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, कोई सूजन तो नहीं आ रही, एंड देन वी नो कि भाई उसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। अब अगर दोनों नहीं है, कोई और मसला नहीं है, देन वी कैन थिंक कि एंजाइटी, स्ट्रेस, माइग्रेन एसोसिएटेड सिम्टम्स है। अब आजकल एक नई टर्म आ रही है जो कि कहलाती है विजुअल स्नो सिंड्रोम, जो कि बहुत वेरिएबल सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। किसी को नहीं समझ आ रहा होता कि क्या मसला है, ना इमेजिंग पे कुछ होता है ना आँख के अंदर कुछ होता है, बट देन द पेशेंट्स एग्जैक्टली, लेकिन उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं। वो ब्लाइंडिंग कंडीशन होती है पेशेंट के लिए इटसेल्फ। उसको अभी तक इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आ सकी है। दे आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। कुछ ड्रग्स हैं जो कि ट्राई करते हैं टू सी के सिम्टोमेटिकली वो बेहतर होते कि नहीं होते। अभी जस्ट रिसेंटली मेरे पास एक एग्जैक्टली ये केस आया था एंड ही हैज़ द लिस्ट ऑफ सिम्टम्स जो कि उस कंडीशन के अंदर होते हैं। तो बस सिम्टम्स के बारे में बताएं, वो क्या सिम्टम्स थे? अच्छा आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप लोग भी आंखों से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो तो हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल मौजूद है, तो वो हम उनको इस पर आप सोल्यूशन मिलेंगे जी। तो बेसिकली वो बड़े रैंडम सिम्टम्स होते हैं। सो यू कैन नॉट से कि हाँ ये आँख की वजह से ही हो रहा है या ये दिमाग की वजह से ही हो रहा है। सो दैट्स अ मिक्स
मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें आपको पेलेनोप्सिया होता है। पेलेनोप्सिया का मतलब ये है कि कोई चीज़ यहाँ है, आपने हाथ मूव किया तो उसका शेडो वहाँ रह गया। फिर उसके बाद आती है कॉन्स्टेंट रिंगिंग सेंसेशंस इन द एयर। अब आपका दिमाग डाइवर्ट होने लग जाएगा कि भाई रिंगिंग भी हो रही है, आँख में भी हो रहा है। ब्लाइंडिंग लाइट्स, कोई नॉर्मल आपको स्ट्रीट लाइट दिख रही है लेकिन वो इतनी ब्राइट हो जाएंगी कि एकदम से विजन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो फ्लिकरिंग लाइट्स आना, फिर जो है वो क्या कहते हैं डबल विजन होना। और डबल विजन ऐसा नहीं है कि आँख की मूवमेंट या टेढ़ेपन की वजह से हो रहा है, बट दैट्स कॉन्स्टेंटली देयर है। एक आँख बंद भी करेंगे तब भी वो डबल विजन परसिस्ट कर रहा है। तो दैट्स समथिंग कॉल्ड विजुअल स्नो सिंड्रोम। वेरी वेरिएबल, वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज, बट इनकी मैनेजमेंट इज इक्वली डिफरेंट। सो न्यूरोऑफ्थेल्मोलॉजी इज ऑल अबाउट दिस। डॉक्टर मरियम, मुझे ये बताएं, जो हमारी एक फसाद की जड़ बीमारी है जिसको हम डायबिटीज़ का नाम देते हैं, जो कि एक साइलेंट किलर है कि जब वो आके बैठ जाए हमारे अंदर तो हमारी हर चीज़ को मुतासर करने लग जाती है, इससे हमारा विजन कितना मुतासर होता है? अच्छा, मैं एक कॉलेज जब जल्दी से ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ हर शय हमारी ख़राब कर देती है। हुमैरा हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरी शुगर हुए तो काफी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए, लेकिन सर में इतना दर्द रहता है, ग्लासेस हर वक्त लगा नहीं सकती हूँ, और ये भी एक टेंशन होती है कि नजर वीक होती जा रही है। कुछ पूछना चाहेंगे आपको डॉक्टर मरियम से? कुछ सवाल पूछना चाहेंगी? नज़र ग्रेजुअली इनकी वीक होती जा रही है। इन्होंने ये स्क्रीनिंग कराती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये आप स्क्रीनिंग कराती हैं हुमैरा? आँखों की। नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं एक तो हार्ट पेशेंट भी हूँ, और दूसरा ये कि मैं शुगर है और थायराइड भी है। तो अब ये नजर से इसका कुछ ताल्लुक होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ। अच्छा, इसी के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे इन्होंने बताया, इनको डायबिटीज़ भी है, इनको थायराइड भी है, इनको हार्ट डिजीज़ भी है। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपकी आंखों को मुतासर कर सकती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम अपने पेशेंट को काउंसिल करते हैं, वो साल में एक मरतबा अपनी आंखों की स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। यानी स्क्रीनिंग में फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें विजन भी चेक होती है, उसमें ड्राई आई भी चेक होती है, उसमें आई का प्रेशर भी चेक होता है, उसमें रेटिना भी चेक होता है। तो ये एक प्रॉपर स्क्रीनिंग, जैसे हम कहते हैं शुगर के मरीजों को अपने बॉडी की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, कोई और उसको किडनी तो नहीं इफेक्ट हो रहा, उसको हार्ट तो नहीं इफेक्ट हो रहा, इसी तरह डायबिटिक पेशेंट को अपनी आंखों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि उसकी आंख इफेक्ट तो नहीं हो रही। बिकॉज वंस डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाती है, देन इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हमारे पास जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, जब उनको विजुअल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो दिखाने आते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ मुझे 10 साल से शुगर है, मुझे 20 साल से शुगर है। एंड शुगर कंट्रोल करने के मामले में हमारे पेशेंट्स बहुत ही ख़राब हैं, बहुत ही ख़राब हैं। तो जिस तरह स्क्रीनिंग में ख़राब है, इसी तरह बाकी चीज़ों में भी ख़राब है। तो उसमें फिर क्योंकि इट इज़ अ ब्लाइंडिंग कंडीशन, जब वो इतनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, एक स्टेज ऐसा आता है कि फिर वो ट्रीटेबल नहीं रहती है। तो उसको आने से पहले, जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आँख में इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, एंड देन अगर आगे की बात करें तो उसकी वजह से ग्लोकोमा हो सकता है, उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज है। तो डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जो आँख के हर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर सकती है। ओह माय गॉड, जैसे आपकी वजह कि हर ऑर्गन को भी मुतासर करती है, तो वैसे उसने आँख का बख्श नहीं है। उसने कहा सबसे पहले तो मैं इसकी आँखें ख़राब करूँ, इसकी नज़र ही जब ठीक नहीं होगी तो कैसी चीज़ें चलेंगी। मिसेस जमील हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिसेस जमील, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर से मेरी लेफ्ट आईज में जो नाक के साथ वाला कॉर्नर होता है, वहाँ सुबह नींद के बाद आँख खोलने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था लास्ट ईयर, उन्होंने कोई स्टेरॉइड के ड्रॉप्स दिए थे, तो वो 15 डेज यूज़ किए, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अभी कोई 3 मंथ्स बैक भी मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी मुझे स्टेरॉइड के ड्रॉप्स दिए, उन्होंने कोई ग्राफिक टेस्ट भी करवाया था, तो वो कह रहे थे कि शायद कॉर्निया पे कोई चोट है आपकी पुरानी। लेकिन मुझे पेन जो है वो नाक के साथ जो एंड होता है ना आई का, वहाँ पेन होती है। सुबह नींद से जब मैं उठती हूँ तो आँख खोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, हाथ से खोलनी पड़ती है। ओके, तो कोई हुदूद तो नहीं निकलता वैसे आँख से जो जिससे चिपक भी जाती है? नहीं, कभी कभार बहुत कम आँख से कभी कभार पानी निकलता है बस। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब, आप मुझसे कोई काउंटर सवाल पूछना चाहेंगे? रबिंग होती है आपको दिल चाहता है कि आँख को रब कर लें? नहीं, बहुत कम, इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक, सही, ठीक है। डॉक्टर साहब क्या कुछ रेस्ट तो करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले वही बात है जो हम पहले कर रहे थे कि अर्के गुलाब या स्टीरॉइड्स कुछ होते हैं, मतलब
क्वैक्स भी होते हैं, वो स्टीरॉइड्स दे देते हैं। तो स्टीरॉइड अगर आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो आँख में काला पानी हो सकता है, ग्लोकोमा इस पे बात हुई। और ग्लोकोमा इसलिए काला पानी कहते थे कि वहाँ पे जब चले जाएं तो वापसी मुमकिन नहीं है। तो ग्लोकोमा अगर एडवांस हो जाए तो वापसी मुमकिन नहीं है। उससे पहले आपको जैसे अगर शुगर की आपकी वापसी मुमकिन जैसे शुगर की वापसी में, तो उसमें ये कि अगर पहले डायग्नोस हो जाए तो हम उसमें दवाएं दे सकते हैं या उसमें ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जैसे शुगर की भी बात हुई, हमारे पास मरीज आते हैं कुछ और प्रॉब्लम से, और जब देखते हैं तो जी आपको शुगर तो नहीं है, हाँ जी शुगर है। तो मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि शुगर उनको थी इतने सालों से। तो ये भी है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। जहाँ तक इनके क्वेश्चन का है आंसर, इनको मोस्ट प्रोबेबली एलर्जी की प्रॉब्लम है, और एलर्जी की वजह से वो रात में किसी वक्त आंखें मल देती हैं। अब जब उन पे एलर्जी का एक मुस्तकिल है तो उसमें घर में बैठ के तो ये टोटका है कि अगर ऐसा हो तो आप ठंडा पानी जिसको आप बॉईल करें या फिल्टर्ड पानी, उससे आंखों को क्लीन कर लें। और दूसरा जो मार्जिन्स हैं, इस पे सबसे पहले जैसे हमने बात की कि मेकअप कोई ना लगाए ज़्यादा, ये ना हो खातून है और मेकअप लगाती हूँ। हाँ ये मैं क्या करूँ, ब्रेक आ गई है, मैं अब फिर काटना नहीं चाहूँगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है अहमद अरसलान खान ने भी, जो कि इमेज ऑप्टिक्स के को ओनर भी हैं, और वैसे तो ये एनईटी के इंजीनियर हैं, लेकिन अयाज साहब के साहबजादे भी हैं। और फिर आगे इनकी सारा आपको पता है कि बिजनेस ही हमारी नज़रों के हवाले से है कि हमारी आंखें ठीक करनी है। और आजकल बच्चों को, क्योंकि मैं देख रही हूँ बच्चों के ग्लासेस का इसलिए इशू ज़्यादा हो गया क्योंकि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर वक्त तो बच्चे भी पिछले दिनों ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की आ रही थी, और बताएं आप बच्चों का स्क्रीन टाइम कम कैसे कर सकते हैं। तो स्क्रीन टाइम के हवाले से भी जो प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हमें बातें करनी थी जो हम एक्सपायर्ड मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, या टू मच मेकअप का इस्तेमाल भी होता है। कभी कभी जैसे हम मेकअप किए हुए आंखों के साथ सो भी जाते हैं। बिल्कुल। हाँ। सबसे अच्छी बात ये है कि हम जो है बगैर क्लींस किए, मतलब ये कंसेप्ट होना चाहिए, अगर आपको मेकअप ज़रूर लगाना है बिल्कुल लगाएं, लेकिन फिर अच्छी क्वालिटी का लगाएं। ग्रे लाइन पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी, ग्रे लाइन पे ना लगाएं, उसमें ग्लैंड्स होते हैं। दूसरी बात, मेकअप के साथ सोना नहीं है, उसको पहले क्लीन करना है और फिर सोना है, वरना आपकी आंखों ग्रे लाइन पे वाइट पेंसिल लगाते हैं बड़ी दिखाने के लिए। हाँ। और दूसरी बात कि लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं कि जैसे अभी बात हो रही थी अयाज भाई के साथ कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा के सो गए। हम जो बेस्ट लेंस होता है वो एक्सटेंडेड कॉन्टैक्ट लेंस होता है, जो हम 6 आवर से ज़्यादा मना करते हैं, और उसमें सोना ये तो अपने आप को, मतलब अपनी आईज को ख़त्म करने के बराबर है। लोगों की आंख में लेंस टूट भी जाता है। बिल्कुल, लेंस टूट गया, आंख में लेंस की वजह से इन्फेक्शन आ जाता है, और कभी कभार ऐसे आते हैं इन्फेक्शन कि उसमें हमने आंख बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आंख बदलने के लिए जी बिल्कुल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसको हम कहते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, एक हमारे पास एक खातून आई थी और वो मुझसे ये कह रही है मेरा लेंस खो गया, मेरा लेंस खो गया। तो मैंने कहा आपका लेंस अब हम देख रहे हैं, चेक करते रहे, यकीन करें उनकी इतनी कैविटी थी कि वो ट्रांसपेरेंट लेंस यहीं कहीं रुका हुआ था। ओह माय गॉड। और कह रही मुझे, वो मैंने कहा ब्लिंक करें, हमने ड्रॉप्स डाले, उसके बाद आखिर में जब स्लिट पे गए और स्लिट पे जाके उनकी बॉल को मूव कराया और क्लोज किया, फिर उनको ये मसाज टाइप का किया तो वो लेंस निकला। तो फिर वो निकलेगा, हाँ अब मुझे सुकून मिल गया। और एक कह रही है नहीं आपने तो मुझे 2 लेंस दिए नहीं, वो सोते हुए एक लेंस निकल गया, वो ढूंढती रही, सुबह के मेरे पास कह रही है वो लेंस नहीं पता चला, वो सूखा हुआ पड़ा हुआ था, वो लगा के सो गई थी इसी तरह जैसे आप कह रही हैं अभी। तो ये तो आप देखें हर चीज़ का, जब भी कॉन्टेक्ट लेंस के लिए भी पूरा, खा वो पहली बार लगा रहे हो, खा वो बाद में लगा रहे हो या लगा रहे हो रेगुलर लगा रहे हो, हम उनको यही करते हैं, उनको पूरा प्रोसीजर नहीं हमें पता है। एज भी तो होती होगी ना कि इतने यंग बच्चे लेंस नहीं लगा सकते। एज तो है, लेकिन हम तो, मैं तो खैर हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं लगते। नहीं 13 साल बच्ची बहुत जिद कर रही है। आइडियल एज क्या, आप कब से लेंस जैसे लगा सकते हैं? देखिए कम, मेरा ख्याल है कि 16 है, जब 16 में आप लगा सकते हैं, वो भी थोड़ा करके। मैं जिस तरह रिकमेंड करती हूँ कि A लेवल से पहले ना लगाएं, और O लेवल से पहले, A लेवल से पहले ना लगाएं, या O लेवल्स में नहीं लगा सकते। 12 के बाद O लेवल तक बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बेटी को भी शीट O लेवल साफ मना कर दिया है कि नहीं, ग्लासेस सही हैं। और दूसरी बात कि देखिए, या तो ग्लासेस पे बेहतर हो,
अगर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने तो जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंडेड वेयर जिसका वाटर कंटेंट बेहतर होता है वो इस्तेमाल कीजिए। ग्लासेस में भी मैं बताती हूँ कि पॉलीकार्बोनेट्स के इस्तेमाल कीजिए, वो अगर गिर भी जाते हैं आप तो वो क्रश हो जाएंगे, आंख के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है। तो एक तो ये बच्चों में खासतौर पे बच्चे खेलते हैं, लड़के जो हैं बड़े स्पोर्टी होते हैं और गिर जाए, आजकल तो बच्चियां भी बड़ी स्पोर्टी हो रही हैं, तो ये ख्याल रखें। उसके अलावा अगर आप 18 से बड़े हैं और आपका नंबर कांस्टेंट है तो आप लेजिक, जैसे आपने अभी लेजिक, जी, वीडियो में भी बताया, लेजर भी कर सकते हैं, तो वो सेफ होता है। कराची के पोल्यूशन में थोड़ा ख्याल रखें, जैसे अयाज भाई ने बताया कि आप अपने साथ किट रखें, अगर आप पहने हुए हैं और कोई आपको इरिटेशन होती है तो उनको निकाल दीजिए, अपनी किट में डाल दीजिए, थोड़ी देर आप ऐसे फौरी तौर पे निकालें। हाँ। फौरी तौर पे। देखिए डॉक्टर की बात मानते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा जो जैसे अब मैं ख़वातीन को नॉर्मली इसलिए कर रहा हूँ कि शॉपिंग से रिलेवेंट होते हैं, वो लोग जब इमेज पे जाते हैं और अहमद से ज़्यादा होती है इंटरेक्शन इनकी होती है, खैर ये बड़ा समझाते भी हैं क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर से लोग आते हैं ना तो उनकी सोच और उनका अंदाज़ ये है कि वो सब करके गूगल करके और सब चेक करके आते हैं। वो तो शुक्र है कि वक्त के साथ साथ देखें ना टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गई कि वो उनके भी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि लगता है कि उन्होंने सब कर लिया, और ये बच्चों को बड़ों को भी। खैर मैं तो कहता हूँ, मैं तो पिछड़ जाता हूँ, मैं तो अहमद को कहता हूँ भाई आप डील करें इनको किस तरह, क्योंकि वो ग्लासेस भी और उस पर भी सारा बात करें, वो जब आपके अहमद से बात होती है वो आपको उसकी डिटेल बताएंगे, जो डिमांडेबल आते हैं कि लोग कि हमें ये ग्लास चाहिए, तो उनकी नॉलेज है। जब हमारे प्रोग्राम ज़ाहिर है अब ये लोग देख रहे हैं, प्रोग्राम सब देख रहे हैं, ये नहीं कि जिनके चश्मा नहीं लगाता वो भी देख रहे हैं, जो डायबिटिक हैं वो भी देख रहे हैं, आप भी देखें भाई, ये एक नजरिया। तो मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि देखिए आंखों को रेस्ट देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एकदम से मेरे भी दिमाग में पॉइंट आया कि भाई जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आंखों का, बस कभी कभी हम बोल नहीं रहे होते पर आंख से हम देख सब कुछ रहे होते हैं, उसको रेस्ट भी तो देना। जैसे अगर मैं रिच मुझे इंसोम्निया, मैं नहीं सो पाती ज़्यादा, दिन में मुझसे सोया नहीं जाता और रात में मुझसे सोया नहीं जाता, तो आंखों को रेस्ट देना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रेस्ट ना दे तो क्या होगा? अगर नींद आती तो उठ के मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करते कि थोड़ी देर सुकून कर लें, तभी स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, टायर्ड आइज हो जाती हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह आंखों को भी रेस्ट चाहिए। और टायर्ड आइज होंगी, फिर जैसे डॉक्टर ने कही थी ड्राई आइज बहुत हो जाती हैं जब हम ब्लिंक नहीं करते प्रॉपरली या बहुत देर तक देखते रहते हैं, तो वो टेयर जो हमारी फिल्म होती है टेयर की वो कम होना शुरू रहती है, तो आंखें ड्राई होंगी। फिर मलेंगे तो उसके बाद इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो एक और चीज़ बन जाएगी। और आंखें सबसे पहले बता रही होती है कि बॉडी थक गई है। हाँ, सबसे पहले हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल है ना। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कंटिन्यूस आप ओहो मेरे कान में बात कहा, और आंखें देख की तो मोहब्बत होती हैं। यही आंखों से अगर आंसू टिप टिप बहे तो अगला बंदा बेवकूफ़ भी बन सकता है, और इन्हीं आंखों में अगर ये लाल पीली हो जाए तो अगले की जान भी निकल सकती है, जैसे दिल में उतरा जाता है। आँख उधर घूरियाँ भी मारी जा सकती है, डराया भी जा सकता है, जो आजकल मैं अपने बच्चे को बहुत मार रही होती घूरियाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आंखों की जरा नींद का बताएं, नींद का कितना पार्ट है? देखिए नींद का तो बहुत ऑब्वियसली नींद जो है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए और आंखों की हेल्थ के लिए भी। 6 to 8 आवर्स एक जो नॉर्मल रेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्क्रोलिंग की ये बात करी थी, जब हम स्क्रोल करते हैं तो उससे सिर्फ आंखें नहीं, हमारा सर्केडियन रिदम जो होता है जो कि हमें सुलाता है और उठाता है, वो भी मुतासर होता है। तो जब वो मुतासर हो जाए, जैसे ही हम स्क्रोल करना शुरू होंगे हमारा दिमाग जागना शुरू हो जाता है, दैट इज़ हमारा सर्केडियन रिदम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा बस अब सुबह हो गई है, उठ जाओ, हालांकि वो मिडिल ऑफ द नाइट होगी। तो ये एक सर्केडियन रिदम इसको कहते हैं हम, तो वो भी मुतासर होता है विद द ब्लू लाइट ऑफ द स्क्रीन, और आंखें तो ऑब्वियसली मुतासर होती हैं। एंड देन वो लोग जो कंटिन्यूसली कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे होते हैं, उनको मुसलसल एक बिल्कुल, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा रूल होता है हमारा 20-20-20, यानी एवरी 20 मिनट्स 20 सेकेंड 20 फीट। उससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स होते हैं जो मुसलसल एक कंटिन्यूअस नियर विजन के यूज में होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। एंड देन हम ब्लिंक भी करते हैं उसके बीच में, ब्लिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ये होता है कि जो स्क्रीन हमारा होना चाहिए थोड़ा सा हमारे आई लेवल से नीचे हो, ताकि हमारी जो अपर लिड है ये थोड़ा सा कवर करके रखे। तो जब ऊपर होगा तो हमारी आंख ऐसे खुली रहेगी, एक्सपोज होगी, टीयर फिल्म ज्यादा उड़ेगी, एवेपोरेट होगी और हमारी आंखें ड्राई होंगी। कंप्यूटर ज़रा सा नीचे होगा, हमारी आंख थोड़ी सी नीचे होगी, ये लिड कवर रहेगी। लिड कवर होगी तो जो एवेपोरेट हो रही है टीयर फिल्म उसमें कमी होगी, तो उससे ड्राई आई जो है वो बेहतर होती है। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी उज़मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, उज़मा क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी आंखों में सोजन है जी, दूसरा मेरी आंखों में स्वेलिंग है, ना नींद मेरी पूरी नहीं होती, मैं ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद
मेरी नज़र भी थोड़ी सी वीक है, मुझे दूर का यानी सही नज़र आता है, नज़दीक से सही नज़र नहीं आता। तो मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? आपने वैसे चेक करवाए, आई साइट चेक जीवन करवाई? टेस्ट करवाया, जीवन टेस्ट करवाइए, मेरा 2 नंबर है यानी कि नज़दीक का। हाँ, तो लेकिन ये डॉक्टर ने एज मुझे और कुछ 50 नहीं प्लस है। बताया। उम्र पूछ ली। मेरी एज 56 है। 56 है। हाँ, ये ना, मैं तो हम तो उम्र पकड़ लेते लेकिन हैं। मुझे शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर भी नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, जैसे यास साहब ने बताया, जैसे एजिंग होती है आफ्टर 40 नियर विजन ग्लासेस आपके आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा हम उम्र पकड़ लेते हैं, तो वाकई उम्र पकड़ी जा सकती है इससे। हाँ, आप अपने ग्लासेस के जो इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से जो आपको डॉक्टर ने कुछ कहे होंगे, और ये उन्होंने कहा कि जो आंखों में सूजन रहती है, तो वो किस वजह से, सूजन किस वजह से हो सकती है डॉक्टर साहिबा? सूजन की वजह अक्सर अगर सर में डैंड्रफ है तो आंखों में भी, पलकों में डैंड्रफ हो जाती है, जी, जी। जिसे हम कहते हैं ब्लेफराइटिस हमारी ज़बान में। इसके लिए बड़ा अच्छा टोटका है बताइए। जो मैं वो मुनीरा आपा का टोटका कहती हूँ, लेकिन वो ये है कि आप रुई लें, नीम गर्म पानी लें, ल्यूकवार्म वाटर, और एक कतरा कोई भी बेबी शैम्पू डाल दें और उससे आंखों को क्लीन कर दें, इस मार्जिन्स को। जब क्लीन कर देंगे सुबह डेली, तो उससे भी काफ़ी। और ओवर द काउंटर सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि मैं ओवर द काउंटर पाकिस्तान में बड़े सालों से कोशिश कर रही हूँ कि ना लें, लेकिन ले लेते हैं लोग। तो उसमें कोई मसनूई आंसू, टेयर्स कोई भी उठा लें मार्केट से, और उससे भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये क्लीनिंग से काफ़ी ये जो सूजन है ये बेहतर हो जाती है। और सोना, जैसे आपने बताया, लेकिन लोग कहते हैं हमारे मोबाइल में ब्लू फिल्टर है, हमारे लैपटॉप में भी ब्लू फिल्टर है। ब्लू फिल्टर काफ़ी स्टडीज़ कहती हैं कि वो काम नहीं करता। आपको स्क्रीन रात में बंद करके सोना है। अब या तो आपने, मैं तो घर का वाईफाई बंद कर देती हूँ ताकि जो है कोई रात में हो ही ना। क्या तो ये भी- जबरदस्त बात है। बिल्कुल, आप सीखें मुझसे अपने छोटे मैं वो तो सोच नहीं तो रहा आप होता फिर है, हॉटस्पॉट पे वो जाती अपने हैं। लिए मुझे करना है। फिर हॉटस्पॉट मांगनी। अच्छा, मुझे ये बताएं सलान, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखिए, पहले तो शाहजहां नादिर बचपन में देखते थे कि किसी छोटे बच्चे ने ग्लासेस, नज़र के चश्मा पहना होता था। अब ये चीज़ समाव बहुत ज़्यादा होगी। और फिर मैं कुछ ये भी देखती हूँ कि कुछ छोटे बच्चे, वो तो खैर डॉक्टर से बता सकेंगे, कुछ जैसे 1-1.5 साल का बच्चा, उसने भी चश्मा पहना होता है। आपके पास आई एम श्योर ऐसे जब केसेस आते हैं तो उनके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है उनका? वैसे सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर्स का पूरा पैनल है, सो अगर मैं कोई चीज़ मुझसे ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ उसके लिए कमी पेशी माफ़ है। देखिए, पहले इनहेरिटेंस वाला इशू ज़्यादा होता था, जेनेटिक्स का इशू ज़्यादा होता था। अब जो है वो ये चीज़ ऐसी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास इमेज पे कि माँ बाप के चश्मा नहीं होता और बच्चों के जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर होता है। मतलब उतना ज़्यादा वो सिचुएशन ऐसी इमोशनल क्रिएट हो जाती है कि वो जो है वो हमें पहले तो चश्मा तो हम बाद में गाइड करते हैं, पहले हम उनको सिचुएशन को गाइड करना पड़ता है कि जी नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, नहीं देखिए हमारे तो चश्मे नहीं, हमारा बच्चा ये वो सब चीज़ें। तो बहुत सारे रीजंस हैं। एंड स्क्रीन, मोबाइल, एक्सेसिव यूज़ ऑफ टैबलेट, जब तक 1.5 साल का बच्चा तो ऑफ कोर्स एक्सपोज है आजकल गैजेट से, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि नहीं है, बट बहुत सारे रीजंस हैं। ग्रोथ के बहुत इश्यूज हो गए हैं, डाइट बहुत चेंज हो चुकी है, न्यूट्रिशन उस तरह से अब नहीं रहा है। तो हम यही होता है कि दोनों चीज़ें थोड़ी बहुत, ज़्यादा न्यूट्रिशनल नॉलेज हमारी उतनी नहीं है, बट हमें दोनों चीज़ें गाइड करनी पड़ती हैं कि जी थोड़ा सा आप बच्चे को, खास तौर पे बच्चों में डिस्टेंस का बड़ा इशू है। मतलब एक तो होता है ना, आप चलें, जैसे भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि एटलीस्ट आप बच्चों को फ़ोन से लैपटॉप पे स्विच करवा दें, कि थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन हो, कुछ क्रिएट हो जाए। बट होता यह है कि जब फ़ोन्स होते हैं ना, तो ना पॉस्चर का बच्चों को ख्याल होता है, लेटे में कभी यूँ लेट के मोबाइल हो रहा है, कभी साइड से, और इतना डिपेंड करता है कि आपका आई सेंटर, खास तौर पे स्क्विंट वाले एक अलग केस है, वो तो खैर एक बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। मल्टीपल रीजंस हो रहे होते हैं कि बच्चे कभी यूं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कभी यूं यूज़ कर रहे हैं, कभी लेट के, एक डिस्टेंस रीजन बहुत बड़ा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डार्कनेस में फोन यूज करना है। अब ब्लू लाइट फिल्टर वाली चीज जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, हम मेंशन तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थोड़ी कि आप अगर ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आप 3-3 घंटे मोबाइल यूज करें, तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। दैट इज द रीजन। तो ज़ाहिर इस तरह से भी गाइड करना पड़ता है बच्चों को। और होता ही है कि फिर नंबर जिस तरह से ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, एंड इसके अलावा फिर ऑनलाइन क्लासेस वाला एडिशनल चीज हमारे हो चुकी है। तो अब प्रॉब्लम ये, हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी मोबाइल छोड़ दें, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। अब उनको बोलना पड़ता है कि जी एटलीस्ट आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम का थोड़ा ख्याल रखें कि अगर आपको 3 आवर्स का टाइम स्लॉट है तो 3 आवर्स यूज करें, यानी कि 3 से आप 6 पे चले जाएं। तो बस इस तरह से करके चीजें। बच्चों और बड़ों के लिए क्या सेम क्वालिटी का चश्मा होता है कि? नहीं, बच्चों को देखें, ऑल डिपेंड्स आपकी यूजेज पे। अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपका अगर स्क्रीन टाइम, आपके कोई काम कंप्यूटर का है, तो अब उसमें ये कि एंटी ब्लू लाइट या ब्लू रे फिल्टर, जो कि आपको पता है कि जो लैपटॉप की स्क्रीन हैं दैट इज
बेसिकली एलईडी लाइट बट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, तो उसमें ब्लू वॉयलेट लाइट आपकी आईज पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए एंटी फटीग लेंसेज हम रेकमेंड कर देते हैं। तो उसमें एटलीस्ट ये होता है कि नंबर बढ़ने के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात है, रेगुलर लेंस अगर वैसे मैं हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे मोबाइल का ऑफकोर्स यूजेस हमारा है ऐसा ज़्यादा, तो उसके लिए हमें फिर एंटी ब्लू लेंसेज रिकमेंड करने पड़ते हैं। अच्छा। बट अगर हमें पता है कि किसी बच्चे के नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम डायरेक्ट उनको इतने हाई लेंसेज पे नहीं हम बता सकते, क्योंकि अब होता है कि ग्रोइंग एज में ग्रेजुअली बच्चों का नंबर में वो आ रहा होता है, तो हम उनको प्रिवेंशन ज़्यादा बताते हैं कि बेटा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, कम यूज़ करना है। और अब किसी का जैसे नेचर ऑफ जॉब है ही जैसे मैं रिपोर्टर्स, मेरे भी ज़हन में आ रहा था, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं पहले तो चलो होता था कि आपने छोटी सी बुक रखी हुई और उसमें लिख रहे हैं, अब तो जो रिपोर्टर्स हैं वो जैसे सुन रहे हैं उसके बाद साथ में वही सारी वो लिख रहे हैं, उसमें नोट कर रहे हैं, जॉट डाउन कर रहे हैं, पॉइंट्स भी बना रहे हैं, रिपोर्ट भी उसमें से बना रहे हैं, फिर जो लिखने वाली है फिर डिजिटल भी जा रही है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा। अब मैंने यूजुअली सारे रिपोर्टर्स को चश्मे के साथ ही देखा है कि वो लगे में, ऑफकोर्स अब उनकी जॉब की नेचर भी ऐसी है, वो भाई बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक सर्जरी आ गई, लेसिक सर्जरी, वो कब उसको सजेस्ट किया जा सकता है? मैंने बहुत से लोगों की देखी, लोगों की अच्छी सर्जरीज भी होगी, मैं तो उनके सालों साल के लगे हुए चश्मे 50 साल की उम्र में आके उतर गए मैं, तो सर्जरीज जो है ना उनकी इतनी कामयाब थी। तो कौन सी एज में कराई जा सकती है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले कॉलर हमारे साथ एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, शहबाज साहब माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, लग गया जी फ़ोन, लग गया। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा बाजी कॉल अटेंड भी कर रहे बाजी, प्रोग्राम देख रहा हूं समझ। जी मैं मदिया बोल रही हूँ, कैसे आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी। बताएं शहबाज साहब, की मसला है? बाजी मेरा सवाल ये सवाल मेरा ये है कि मेरी और मेरे घर वालों की जो ना, मेरी वाइफ की उसकी जो ना बिनाई कमजोर है, ना शुगर की बीमारी है, ना कोई मसला है कोई इस किस्म का, यानी कि उम्र हमारी तकरीबन 40 साल से ज्यादा है। अच्छा जी बाजी, ठीक है। और घर में सबके, आपके बच्चों की भी थोड़ा सा ना टीवी वाले कमरे से बाहर निकल आए। शहबाज भी मुझे बताएं, बच्चों की भी आंखें नजर कमजोर है? ये नजर वैसे जो है ना, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई चीज यूज की है, लेकिन अच्छा टीवी की आवाज, चले हाँ टीवी की, वो टीवी कह रहे हैं जिनके आईसाइट कमजोर नहीं उनको भी चश्मे लगा दिए हमने। वो कह रहे घर में सबकी जो जैसे लगे, घर में सबकी जो है ना वो आईसाइट ठीक है, तो मेरे ख्याल से कि फिर तो आपको जाके ना आपको प्रॉपर चेक करवाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम डॉक्टर के पास चेक नहीं कराएंगे, आईसाइट चेक नहीं कराएंगे, तो फिर हम उस पर कैसे, और या पता नहीं अगर कोई ऐसी कोई इनहेरिटेंस से कोई ऐसी बीमारी ना आ रही हो तो ये भी होता है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि जो हमारा कल्चर है उसमें हमें पीछे जायदादें कम और विरासत कम और बीमारियाँ ज़्यादा, मौरूसी बीमारियाँ ज़्यादा लग जाती हैं। ज़ियाबतीज़ भी ले लो बेटा, शाबाश, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी ले लो, ज़्यादा सोचने की बीमारी भी ले लो, आंखों की बीमारियाँ होती हैं जो कि जेनेटिक होती हैं। ये देखें ना, घर में सबको इन्होंने बात की, इस पे बड़ा अच्छा ये है कि सबको है। तो सबसे पहले जीन्स होती है, दूसरा हमारे यहाँ कजन मैरिज का अभी तक मतलब बहुत जगह है। थैंक यू फॉर कजन मैरिजेस की वजह से मेरे पास तो अंधराते के जो पेशेंट आते हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा और उससे रिलेटेड डिजीज, मतलब रात में नजर नहीं आ रहा, दिन में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, तो ये सब, इसका कोई इलाज अब तक नहीं है। विटामिन एक हद तक करता है और कुछ में नहीं करता। इसका पास्ट पे तो क्या करेंगे ना, वो बिल्कुल बिल्कुल उसमें फिर लो विजन एड्स देने के अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मतलब आप कहीं भी कर लें शादी, लेकिन क्लोज रिलेटिव्स में ना करें। जिस तरह उसमें शुगर भी आएगा आपको, इसमें अंधराते की बीमारी, पर्दे की इतनी बीमारियां हैं कि मैं यहाँ पे जिक्र करूँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है अंधराते की बीमारी, जिसमें हम काउंसिल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये, दूसरा जो एक बहुत अहम बात रह गई कि बच्चों में आजकल चश्मे का नंबर बढ़ रहा है। तो उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो हम मुस्तकिल स्क्रीन टाइम, शॉर्ट स्क्रीन टाइम, जैसे अभी इन्होंने भी बात की कि अहमद ने, कि मतलब हम एक तो स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टैबलेट, ये तो हम फ़ौरन दे देते हैं, और हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता। ये भी होता है कि हमारे पास खुद के पास टाइम नहीं होता, तो हम बच्चों में ये कर देते हैं, दे देते हैं ताकि हम रिलैक्स हो जाए। अब यूरोप में कई कंट्रीज़ में, अमेरिका कुछ चीज़ों में पीछे भी है, यूरोप में कई कंट्रीज़ में 10 ईयर्स से पहले मोबाइल बिल्कुल बंद है। डेनमार्क में 14 से पहले बंद है। तो वो क्यों बंद है? कि पीपल आर रिवर्सिंग बैक, वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप किताब को पढ़ें, वो एक बेहतर रहता है।
दूसरी बात और आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत है ना बड़ी मुतासर हो रही है। जो AI और जो ChatGPT आ गया तो आप खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप सब चीज़ें AI पे डाल रहे हो। अब मैंने अपनी बच्ची को देखा कि वो मामा ये मुझे पहनना है, तो मैंने तमाम उस पे AI पे डाल दिया कि मैचिंग किससे अच्छी हो रही है। हाँ। तो समझे हर चीज जो है बच्चे आजकल के AI हाँ, अब वो लफ्ज यूज नहीं होता, मैं आई, अब है AI। तो सारे very good। तो सारे बच्चे बच्चियां इवन हम भी, मैंने उसको देखे एक दफा, मैंने भी ये मैचिंग की बड़ा अच्छा बताता है। लेकिन बात ये है कि हम अपने सोचने की सलाहियत, जैसे मदिया आपने कही, उसको तो कम कर किए जा रहे हैं। दूसरी बात, हम धूप में नहीं जाते। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तान को ऐसी जगह बनाया जहाँ धूप है, उसके लिए हम चश्मा लगा लेते हैं। उसके लिए हम चश्मा लगा। सुबह उठना बहुत अच्छा है, जैसे हम दोनों मॉर्निंग पर्सन हैं। सुबह अगर आप उठ के थोड़ी देर वॉक कर लें और बच्चों को बाहर लेके जाएं पार्क में, चलें ठीक है एक दो दिन आप मसरूफ हैं तो बाकी माँ या बाप या दादा दादी किसी के साथ बच्चे पार्क में जाएं, खेलें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी एक्टिविटी हेल्दी एक्टिविटी होगी, विटामिन डी थोड़ा आता है, और सबसे अच्छी बात आप क्लोज वर्क से बच जाते हैं। वो एक तो एक्सेसिव स्क्रीन, फिर हिफ्स करने वाले बच्चों को क्यों आता है, क्लोज वर्क ज्यादा है, और ज्यादातर कारी कहते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़े। कोई भी मेरे पास जो लोग आते हैं, आप यकीन करें, बिल्कुल मेरा बेटा भी हाफिज है माशाल्लाह, उसको भी चश्मा ऐसे ही आया था अहमद को। बिल्कुल। तो वो अच्छा मैं देख रहा हूँ हमारे पास आ रहे हैं 4-4 बच्चे इकट्ठे, में गया 4 कस्टमर आ गए, कहने जी कौन कि जी हिफ्स कर रहे हैं, क्योंकि ये फोकस आउट ऑफ फोकस, फोकस आउट ऑफ फोकस, तो वो करते करते उनका नंबर बढ़ जाता और है। फोकस आउट ऑफ फोकस और विट्रस का प्रेशर, उससे बच्चों का नंबर बढ़ जाता है। तो मैं अक्सर कहती हूँ कि कारी साहब को ही समझाएं, तो वो कहते हैं कि वो माने नहीं, तो मैंने कहा फिर कारी साहब चेंज करें, जो वो खुद चश्मा लगा रहे हैं। तो वो ये बिल्कुल डॉक्टर मुनीरा की बात सही है। इट इज़ अ पेंडेमिक, मायोपिया इज़ अ पेंडेमिक। ये इसी तरह से जिस तरह डायबिटीज इज अ पेंडेमिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द नेक्स्ट पेंडेमिक इन पाकिस्तान। डायबिटिक पॉपुलेशन पाकिस्तान इज नंबर 1 इन ऑल द एशियन कंट्रीज इन डायबिटीज। और 2050 तक मैं पढ़ रही थी, हमारी पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की है उसमें से 50% लोग चश्मा पहने हुए। जी 50%। भाई तो मुझे तो आप सब लोगों को बचाना है। डिस्गाइज वाली सिचुएशन है ये तो, उसमें इनके लिए है, हमारे लिए नहीं। नजरिया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भाई मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मैं 2050 में आप मुझे, अगर मैं जिंदा हुई तो आप मुझे चश्मे के साथ देखो, मैं भी नहीं चाहती कि मैं आपको चश्मे के साथ देखूं, लेकिन जो चश्मे के साथ लोग हैं मुझे बड़े प्यारे हैं, बड़े अजीज हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो लेजिक सर्जरी के हवाले से मुझे बताएं कि वो कौन सी एज में सेव है, मैं पूछूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक आ जाती है जनाब, क्या करें, बातें आज बड़ी मजे की चल रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हम लेजिक सर्जरी के वाले से बात भी कर रहे थे, जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, तो उसकी अच्छी एज कौन सी है, किस एज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और साथ में आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं जब आप डाइट कर रहे थे, मैं भी पिछले दिनों जैसे डाइट कर ली थी और बहुत ज़्यादा डाइट कर ली थी, खैर अभी भी कोशिश दोबारा से कर रही हूँ मैं, तो उसमें ब्लैकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं आपका विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। तो मुझे ऐसे ही बताइएगा रीच कि हमारे दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जिसकी खुराक सबसे अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम यूजुअली जब डाइट करते हैं तो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के चक्कर में सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन से वक्त का खाना सबसे अच्छा है आंखों? आपने देखो खुद ही से बता दिया कि नाश्ता, एक तो इसलिए कि हम एज अ डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट प्रॉपर करते हो, अर्ली ब्रेकफास्ट करते हो ना, तो आप बाकी पूरा दिन अगर नहीं भी कुछ खा रहे तो वो आपका एक एनर्जी सोर्स अच्छी मिल जाती है। बट उसमें सारे कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। नाश्ता ये नहीं कि कोई आपने सीरियल बॉक्स खोला, सीरियल खा लिया, ये नाश्ता नहीं है, या सिर्फ कॉफ़ी पी ली, ये नाश्ता नहीं है। आपका नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें एवरी कॉम्पोनेंट शुड बी देयर। प्रोटीन्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, गुड फैट्स ऑफ कोर्स, और उसके साथ अगर आप कोई फ्रूट्स लेते हो जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी आ जाएंगे और आपके मिनरल सोर्सेज भी आ जाएंगे। अच्छे फैट्स कौन से होते हैं? देखो गुड फैट्स जो होते हैं ना, पहले तो एक हम कहते थे कि जो रूम टेम्परेचर पे आपके जम जाते हैं वो फैट्स नहीं लेने चाहिए, आपको अनसैचुरेटेड फैट्स लेने चाहिए।
अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा विद टाइम एवरीथिंग चेंजेस। हम कहते हैं कि अगर आपने घी भी लेना तो आप 1 चम्मच लें, लेकिन नाश्ते में ले लें, वरना गुड सोर्सेज ऑफ फैट में नट्स आ जाएंगे, आपका एग की सोर्सेज आ जाएंगी, सी फूड आ जाता है। तो ब्रेकफास्ट में ऑफकोर्स आप सी फूड नहीं खाओगे, लेकिन आप नट्स ले सकते हो, आप डेयरी का हम वो फैट खाते हैं ना स्मोक सामन, वो एग बेनेडिक्ट के साथ स्मोक सामन, वो ले सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं हर कोई नहीं खा सकता। तो आप दलिया बनाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का फॉर्म हो जाएगा, उसमें आप नट्स डालें, आप उसमें चिया सीड्स डाल सकते हैं, उसके अंदर आप सीड्स डाल सकते हैं, वो आप डाल के एक अच्छा सा बोल बनाएं, वो खाएं। प्रोटीन की सोर्सेज के लिए आप बॉइल्ड एग्स ले लें साथ। कॉफ़ी पीना चाहते हैं पिए, मैं मना नहीं करती पेशेंट को, अगर आप दिन में 2 से 4 कप ले रहे हैं तो दैट्स इनफ, लेकिन उसमें ये नहीं करें कि फिर आप जो है ना वो चीनी डाल दें, क्योंकि वो बहुत हार्मफुल होती है। वाइट शुगर इज हार्मफुल। खाली पेट में से कॉफ़ी कैसी होती है डॉक्टर जी? देखो, आपका स्टमक का जो पीएच है ना वो एसिडिक होता है। अगर आप जब खाना खाते हैं तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, वो एसिड जूस होना शुरू करता है। कॉफ़ी इटसेल्फ जो है वो वैसी एसिडिक है, तो अगर आप एम्प्टी स्टमक पिएंगे तो क्या होगा, रिफ्लक्स आना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर होता है कि पहले पानी पी लें या फिर आप अपना ब्रेकफास्ट करें, फिर कॉफ़ी ले लें। अच्छा, ये जो सौंफ अम्मियाँ बहुत भून के बच्चों को देती हैं, मैं बचपन में मेरी अम्मी जब भी सब्जी वाला आता था तो एक तो गाजर में खाती थी, मुझे याद है। तो ये गाजर कितनी अच्छी है, जैसे हम हमेशा सुनते हैं कि जी देखियो गाजर इसलिए अच्छी है, जितनी भी कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना, क्योंकि हमने बात की थी ना कि विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। जी 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 जी। अच्छा, ल्यूटिन बहुत ज़रूरी है। ल्यूटिन क्या होता है, ये सारे जो है ना कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी आई के लिए न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो आपने वो सारी सोर्सेज जितनी कलर वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली रेड, ऑरेंज, जैसे आप शकरकंदी लेते हैं वो थोड़ी सी ऑरेंज टाइप की होती है, ऑरेंजेस हैं या टमाटर हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स, ये आपकी आई हेल्थ में इंपॉर्टेंट करते हैं। जैसे विटामिन ए की सोर्सेज नहीं है, बाकी भी जो इसके अंदर पिगमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपने लेने हैं। तो गाजर इसलिए इंपॉर्टेंट है, गाजर का हमें इसलिए कॉन्सेप्ट पता है क्योंकि हमने खरगोश के कार्टून देखे होते हैं। वो कहते हैं कभी खरगोश को ऐनक लगाई देखा तो मुझे हाँ भाई बात तो सही है। दूसरे बच्चे लेकिन इस तरह बच्चे खा लेते हैं। लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो ल्यूटिन की मैं बात करी ना, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने एक कार्टून वो भी देखा था जिसमें वो पालक खोल के खाता है, तो हमें बच्चों को वो भी वायदा से ले रहे हैं। तो यही है कि अगर आप 100 ग्राम्स ऑफ कुक्ड स्पिनच लेते हैं तो अपनी डेली सोर्सेज ऑफ जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है, अगर आप देखा जाए खिलाना बच्चों को बहुत मुश्किल है आजकल के बच्चों को सब्जी खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको इतना प्रोसेस फूड की आदत होगी कि वो एक कॉल करते हैं, एक डिलीवरी पे आ जाते हैं, सारा वो जंक फूड आता है, वो प्रोसेस फूड आता है। दूसरा, हम लोग माएँ खुद भी ये करती हैं कि सब्जियां बनाती हैं तो भून के उसकी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन तो वैसे ही जो है एवापोरेट कर जाती हैं। मिक्स सब्जी बनाए तो वो सब्जियों की शक्ल गोभी उसमें गाजर उसमें सिर्फ मसाला रह जाता है उसमें, क्योंकि आप उसकी ऑफ कोर्स बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, लेकिन आप उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्रीज चाहिए। हाँ, तो आप जो रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं उनको रॉ खाएं, जो रॉ नहीं खा सकते उनको आप स्टीम करके खाएं, उनको प्लीज तेल में भून के नहीं खाएं। सही। डॉक्टर साहब, लेजिक की सबसे अच्छी एज कौन सी है? 18 से अबव करना चाहिए, और जब आपका नंबर स्टेबल हो जाए, तो आजकल नंबर स्टेबल होते होते 19-20 भी हो रहा है, तो नॉर्मली मैं 20 के बाद करती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर का भी किया, आई थिंक 20 ईयर्स हो चुके हैं, और माशाल्लाह शी इज़ फाइन, अभी तक अच्छा नजर आ रहा है। कौन सी सूरत में आप नहीं करा सकते लेजिक सर्जरी? हाँ, सबसे पहले जो उसका एक टेस्ट होता है जो टोपोग्राफी कराता है, जैसे गाड़ी की विंड स्क्रीन होती है, तो हमारी भी आंख की एक विंड स्क्रीन है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, कॉर्निया में कहीं डेंट तो नहीं है, कॉर्निया पतला तो नहीं हो रहा, जो केराटोकोनस कहलाता है वो चीज़ें ना हो, तो फिर हम लेजिक की तरफ जा सकते हैं। प्लस जो आपने एक सेगमेंट में बताया था कि -6 नंबर तक बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, उससे अगर बड़ा नंबर है तो इसीलिए हम बातें कर रहे हैं कि बच्चों में प्रोग्रेशन मायोपिया की बचानी चाहिए, क्योंकि अगर उससे बड़ा नंबर है तो थोड़ा वापस भी आ सकता है 4-6 साल बाद। तो कोशिश करें सही वक्त पे तशखीस और बच्चे को ग्लासेस पहनाना शुरू करना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप बच्चों को ग्लासेस सही टाइम पे नहीं पहनाते तो होता क्या है कि अगर नंबर डिफरेंस है या आपने पहनाया ही नहीं, तो आंखें या तो भैंगा जाती हैं, स्क्विंट करना, और इसके अलावा लेजी आई होना। लेजी आई का 7 साल से 11 साल तक के अंदर मतलब 11 साल के अंदर तो ट्रीटमेंट है, उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट अक्सर नहीं होता, तो उसमें हम पैचिंग का ज़रूर कहते हैं। तो जब तक आप जैसे बाहर है कि, और यहाँ भी कुछ स्कूल के बच्चे आते हैं स्क्रीनिंग में, जब आप स्कूल गोइंग हो, जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि 2 साल या 1.5 साल पे नहीं कराना चाहिए, 4 से 5 साल पे कराएं, तो जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं तो फ़ौरन स्क्रीनिंग के लिए भेजें। ये स्कूलों का भी होना चाहिए और
पेरेंट्स को भी। जब यहाँ एज पे पता चल जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें पहले से स्क्रीन आउट हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कुछ लोग ना बगैर मशवरे के, डॉक्टर के बगैर मशवरे के आई ड्रॉप्स खरीद लेते हैं और आंखों में डाल भी लेते हैं, ये कितना ख़तरनाक है? तो ये सारा मसला आई थिंक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज सेल्फ मेडिकेशन। एग्जैक्टली तो यहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि फार्मेसीज को इम्पोज किया जाए कि भाई आपने प्रिस्क्रिप्शन के बगैर डॉक्टर के नहीं देनी है मेडिकेशन। अब होता ये है कि जो सबसे बड़ा मसला ये है कि एंटीबायोटिक का जो गलत इस्तेमाल होता है, ओवर द काउंटर ड्रॉप्स तो आपको अमेरिका में भी मिलेंगे, यूके में भी मिलेंगे, दैट इज़ फाइन, वो इसीलिए होते हैं ओवर द काउंटर कि आप उसको यूज़ कर लें जहाँ ज़रूरी लगता है। बट अगेन एंटीबायोटिक्स आर समथिंग जो कि आपको विदाउट नीड एक तो डालने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने मेजॉरिटी को देखा है कि वो डाल रही होती है, और वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक डाल रही थी, तो एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड्स होता है जिसकी कोई नीड ही नहीं होती। तो अब ये जब डाल के हमारे पास आते हैं, आराम से उन्होंने महीना 2 महीना डाला होता है, फिर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं भाई इससे तो ठीक नहीं हो रहा और ये वो। तो आपने बेसिकली अपना एक तो आँख का फ्लोरा पूरा चेंज कर दिया, कोई बैक्टीरिया जरासीम किसी एंटीबायोटिक से ठीक होना था या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, वो आपने बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया। आपकी जो आँख का एक अपना ऑर्गेनिज्म जो वहाँ फ्लरिश कर रहा होता है उसको आपने पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ होता है। तो इसकी वजह से एक तो कंटिन्यूएशन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा लंबी हो जाती है, हमें ऑल्टरनेट देने में बड़ा मसला होता है। तो एक तो ये इसके लिए आई वुड जस्ट सिंपली रेकमेंड कि एंटीबायोटिक्स स्ट्रिक्टली स्टेरॉइड्स एंटीबायोटिक्स को ओवर द काउंटर ना लें, ऑल्दो इट्स अवेलेबल बट अवॉइड यूजिंग इट, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर वो कहते हैं कि ज़रूरत है तो फिर इस्तेमाल करें, बिकॉज इसके साइड इफ़ेक्ट्स आर वेरी सो मेनी। इसमें हमारे फार्मेसी वाले जो होते हैं इनका बड़ा रोल होता है। अब पेशेंट जाके कहते हैं आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, सबसे जो कॉमन ड्रॉप वो देते हैं वो बेटनेसोल होता है, और बेटनेसोल इज़ अ प्योर स्टेरॉइड। अब अगर आँख में इन्फेक्शन कॉर्निया के ऊपर हो रहा है वो उससे वर्स हो जाएगा। और फिर दूसरा बेटनेसोल के कंटिन्यूस यूज से पेशेंट क्या करता है, पेशेंट नाम याद कर लेता है। अच्छा, अब जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होगा वो बेटनेसोल लाएगा, बिल्कुल क्राइम है। और वो बेटनेसोल कभी आप बॉटल देखें उसके ऊपर लिखा होता है फॉर आई एंड ईयर, इट्स नॉट ऐसा कोई ड्रॉप नहीं है। अच्छा, फिर वो सबको देखा है। एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ बेटनेसोल और एनी स्टेरॉइड ग्लोकोमा करता है, जिसका हम डॉक्टर मुनीरा भी जिक्र करी थी, दैट इज काला पानी। तो दैट वो एक ब्लाइंडिंग कंडीशन हो जाती है। फिर इसी तरह कॉर्निया में अगर इन्फेक्शन है और आपने स्टेरॉइड की जो डिजीज है वो कौन सी एज से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, उसका काले पानी या कोई भी आँख की जो डिजीज़ है उसमें ज़्यादातर ये होता है कि वो कंजेनाइटल भी हो सकती है और वो आगे जाके भी हो सकती है। ग्लोकोमा या काला पानी जिसकी हम बात करें, ये एक फैमिली में भी रन कर सकता है। तो अगर जैसे किसी की मदर को काला पानी था या फादर को था, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें चांसेस होते हैं। तो आफ्टर 40 उसकी स्क्रीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। उसकी स्क्रीनिंग में 2-3 चीज़ें होती हैं, एक आँख की विजन, दूसरा आँख का प्रेशर, और तीसरा फील्ड्स वो होती हैं जो कि हमारे आसपास, अगर हम स्ट्रेट देख रहे हैं तो हमें आसपास कितना नजर आ रहा है, दैट इज फील्ड्स। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर ड्राइविंग एंड एवरीथिंग। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो ग्लोकोमा इफेक्ट करता है। और ग्लोकोमा जब इसको इफेक्ट करता है, ग्लोकोमा बेसिकली आपके ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट करता है। तो जब एक दफ़ा वो इफेक्ट कर देता है तो दैट इज़ इरिवर्सिबल, वो दोबारा से विजन वापस नहीं आती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओवर द काउंटर जो आप एक बात कर रही हैं, ये हर चीज़ की तरह ये आँखों की उसमें भी ये बहुत खौफनाक चीज़ है। बिल्कुल। तो प्लीज़ ये आँखें तो एक ऐसी नेमत है, खुदा ना खासा ये छिन की तो बहुत मसला हो सकता है। अच्छा इस्लाम, मुझे बताएं, जब आपके पास लोग आते हैं, जब बच्चे आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब बच्चों को चश्मा लगता है तो फिर आपके पास मैं देखनी बड़े बड़े प्यारे प्यारे फ्रेम्स भी हैं, बड़ों के भी नज़र के चश्मे होते हैं, तो किसको समझाना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है? ऑफ कोर्स आजकल तो दोनों को समझाना मुश्किल है। बड़ों को समझाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा एक फैशन माइंडसेट है। देखिए, बच्चों में ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है चश्मों की, और आजकल बड़ों में रिक्वायरमेंट प्लस अटायर, फैशन, दोनों चीज़ें इन कॉम्बिनेशन होता है। तो अब देखिए, वही बात है ना कि अब असल चीज़ फैशन नहीं है, असल चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका फेस स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो है वो आई, आपका खास तौर पे आई सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर किसी का नंबर हाई सिलेंड्रिकल है या हाई स्फेरिकल भी है इवन, तो उनके जो ग्लासेस होने चाहिए वो एक तो आपकी नोज पे प्रॉपरली सेट हों, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपकी आईज का सेंटर है, वो आई का सेंटर आपके ग्लासेस के आई के सेंटर से कोइंसाइड होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं जैसे मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैंने यहाँ से देखना है, अब अगर मेरा चश्मा यहाँ पर है, अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सॉरी फीमेल्स को ज़्यादा देखा है कि उन्होंने चश्मा अच्छा खासा उनका नंबर होता है -6 -7 और उन्होंने चश्मा यहाँ पहना हुआ होता है, वो यूँ बात करी थी जी। अच्छा,
अब पता नहीं ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है क्या है, हम उनको चश्मा देते हैं जी प्लीज पहनिएगा, वो यूं करती है, यहाँ आके रोक देती हैं। तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि प्लीज इसको थोड़ा सा पीछे पहनेगी। मैंने कहा नहीं आजकल ये ट्रेंडिंग में, मैं कहा देखें ट्रेंडिंग में होगा, ट्रेंड तो चेंज होता रहता है, बट आपकी आंखें चेंज नहीं हो सकती बार बार। और तो जैसे क्विकली कोई टाइम कम है, ये लोग जो हम देखें, मैं ये बात नहीं करती, मैं ना लोगों को मना करनी कि नहीं भी आप मत सन ग्लासेस इस्तेमाल करें, लेकिन देखिए ऑफकोर्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो बहुत महंगे सन ग्लासेस हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते, लोगों की इतनी तनख्वाही नहीं होती जितने लोगों के सन ग्लासेस महंगे। तो अगर आपको ये सब रेप्लिका भी कुछ उठाते हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये हमें पहनना है कि नहीं पहनना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए सनग्लासेस का क्या पर्पस है, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द सन रेजेस, ओके, जो कि होती है UV 400 अल्ट्रा वायलेट। कोई भी सनग्लास आप लें, कैन बी एनी कलर एनीथिंग, उसको प्लीज़ UV टेस्ट जरूर करवाएं। एक UV टेस्टर होता है जो कि मेरे हिसाब से हर ऑप्टिशियन के पास होना चाहिए लाजमी तौर पे। आपने अगर कहीं एक्सटर्नली भी परचेज किया है, आप उसको सिर्फ इस UV टेस्टर पे उसको रखें और उसमें वो आपको बता देगा कि भाई UV 400 है, UV 425 है, तो ये उसका होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग फैशन की वजह से कहीं भी गुजर रहे होते हैं, कहीं पर भी कोई काउंटर लगा होता है, कुछ लगता है वो वहाँ से बस ले लेते हैं और उसको पहनने लगते हैं, कहते हैं जी हाँ अंधेरा तो लग रहा है बस, लेकिन वो आंखों का अंधेरा परमानेंट ना हो जाए, अल्लाह ना करे, तो इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप प्लीज़ कोई UV टेस्ट जरूर करवाया करें। थैंक यू सो मच लान, थैंक यू सो मच। आप सबका भी देखें, हमारी आंखें अल्लाह पाक की, मुझे लगता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी मुझे लगता है नेमत हमारी आंखें, क्योंकि इन्हीं आंखों की वजह से हम अल्लाह पाक की बाकी नेमतों को एंजॉय कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम रंगों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने प्यारों की शक्लें देख सकते हैं, और ज़िंदगी की बहुत सारी रानाइयाँ जो है ना वो हमें इन्हीं दो आंखों की वजह से देख सकते हैं। अपनी आंखों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी आंखों को पाक रखें, अपनी आंखों में लोगों के लिए मोहब्बत रखें, और अपनी आंखों में से कीना जो है ना अगर वो भी आप निकाल देंगे ना तो उससे भी काफ़ी मसले आपके हल हो जाएंगे। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।